हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू यश टेक्निक। मेरा नाम हिमांशु चौधरी। तो कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं यश टेक्निक के प्लेटफॉर्म से। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सीमेंट। सीमेंट को अच्छे से देख रहे हैं और सीमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, सीमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। कल तक हम लोगों ने सारे कंस्टिट्यूएंट देख लिए थे सीमेंट के। सीमेंट में क्या क्या घट डलते हैं, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट में, ये सब देख लिया था हम लोगों ने। लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और क्या क्या होता है आप लोग भी बताइए कमेंट में। सल्फर होता है और एल्कली होती है, बहुत सी चीजें होती है, हम लोगों ने ये देखा था। सबके प्रोपोर्शन को समझा था। और क्या देखा था हम लोगों ने? सबकी प्रॉपर्टीज को समझा था, कौन क्या प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है। जैसे लाइम स्ट्रेंथ भी देता तो साथ साथ में साउंडनेस भी देता है। और अगर कम हो जाए तो क्या देगा? स्ट्रेंथ कम कर देगा। ज्यादा हो जाए तो क्या कर देगा? हमारी स्ट्रेंथ, हमारे साउंडनेस को बढ़ा देगा सीमेंट में। इसी तरह से हम लोग कल बोक्स कंपाउंड तक पहुंच गए थे और बोक्स कंपाउंड को मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहला बोक्स कंपाउंड पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। पहला बोक्स कंपाउंड पढ़ दिया था हम लोगों ने C3A को, और C3A को पढ़ लिया था हम लोगों ने। बट आज कई बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। मैं आज दोबारा से बोक्स कंपाउंड दोबारा से स्टार्ट करूंगा और दोबारा से उसी एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाऊंगा बोक्स कंपाउंड का पहले कंपाउंड को, और सारे बोक्स कंपाउंड को क्रम से चलेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे कल का पढ़कर आए होंगे। मैंने ये बात आपसे साफ साफ कही थी, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो BMC आपको छोड़ के चली जाएगी, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको छोड़ के चला जाएगा। तो यानी आपको रिवीजन करना है। कल की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार सुना होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा आपने, मुझे उम्मीद है इस बात पर। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। उस लिंक को क्या करते हैं, शेयर कर दें हर उस ग्रुप में जहां पर टेक्निकल बंदे रहते हैं, और जहां पर आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको भी तो हेल्प मिले। जो भी इस बड़े बच्चे जुड़े हैं, जो भी सीनियर जुड़े हैं, वो अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि एस टेक्निक पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल चल रहा है और बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीमेंट पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लिंक को शेयर करें। और जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं तो एक बार अपनी प्रेजेंट जरूर लगाएं क्लास में, गुड इवनिंग बोलकर। ठीक है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए, किसी का कोई भी लॉस ना हो। मैं ये चाह रहा हूं सभी बच्चे एक बार ज्वाइन हो जाए, फिर मैं अच्छे से स्टार्ट करता हूं। आप जल्दी जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी पढ़ना चाहता है और जो भी जूनियर है, जिनको लगता है कि जरूरत है पढ़ने की और हमारे इस कोर्स से जुड़ने की, वो क्या कर सकते हैं? इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे एएस टेक्निक ऐप है, उसको इंस्टॉल करिए आप जाकर, और उस पर कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए आपको सिंपल सा एक कॉल करना है। किस नंबर पे? 7860111134 पर, या फिर 7310111134 पर। तो जल्दी से इन नंबर पे कॉल करिए और हमारे कोर्स को खरीदने की कोशिश करिए। जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब बच्चे जुड़ गए हैं और टाइम भी एक्चुअली बहुत हो गया है, तो टाइम एक्चुअली मैं 7 मिनट लेट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीमेंट के आगे की जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, यानी बोक्स कंपाउंड को हम पढ़ रहे थे। असल में बोक्स कंपाउंड है क्या? कल की क्लास में कोई बच्चा प्रेजेंट था तो मुझे एक बार बता सकता है तो बता दे कि बोक्स कंपाउंड मैंने बताया था क्या होते हैं। बोक्स कंपाउंड मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं? देखो बच्चों, बोक्स कंपाउंड वो होते हैं जब सारे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं सीमेंट के, हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं? सीमेंट के इंटरमिक्स कर देते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसते हैं। महीन महीन पार्टिकल्स में उनको पीस देते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न करते हैं। इसके बाद क्या होता है? वो आपस में मिलकर फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल एक आपस में एक ही मटेरियल बन जाते हैं। तो जब वो एक मटेरियल बन जाते हैं तो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं उसके अंदर। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोक्स कंपाउंड कहते हैं। ये 4 तरह के बोक्स कंपाउंड बताए गए हैं। 4 तरह के बोक्स कंपाउंड बताए गए हैं। पहला C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, C4AF। ठीक है ना। फिर बताया हमको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S। और लास्ट में इन दी एंड बताया है डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी C2S। लास्ट में ये बताया। ये 4 बोक्स कंपाउंड है। इनकी वजह से सीमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाता है कि सीमेंट किस तरह का है, सीमेंट क्या प्रॉपर्टीज देगा वो अपनी आने वाली लाइफ में। आगे जब हम सीमेंट को यूज करेंगे तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज देगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं ये 4 हमारे जो बोक्स कंपाउंड हैं। ठीक है ना। ये 4 बोक्स कंपाउंड क्या बताते हैं? सारी प्रॉपर्टीज बताते हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज को ये डिसाइड करते हैं कि सीमेंट किस तरीके का होने वाला है और सीमेंट कैसे
क्या क्या प्रॉपर्टीज देगा जब हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करेंगे। तो इसी हिसाब से हम डिसाइड भी करते हैं कि हमें कौन सा सीमेंट यूज करना है और कौन सा सीमेंट किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, हम अपनी यूज के हिसाब से मटेरियल को चुनते हैं। हम अपनी यूज के हिसाब से क्या करते हैं, मटेरियल को चुनते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने यूज के हिसाब से टाइप ऑफ सीमेंट को क्या करेंगे, चुनेंगे कि किस टाइप का सीमेंट हमें यूज करना है और किस टाइप का सीमेंट यूज नहीं करना है। उसी जो हमारा टाइप है उस हिसाब से ये कंपनीज जो होंगी वो हमारे लिए सीमेंट इसी ये जो कंपाउंड्स हैं इनको इंटरचेंज करके या इनको कम ज्यादा करके स्केल में बनाएंगी। ठीक है ना। तो क्या है बॉक्स कंपाउंड, एक बार और रीड कर देता हूं, मैंने कल भी बच्चों के लिए पढ़ा था तो फिर से एक बार रीड कर देता हूं कि ये वो व्हेन ऑल दी, कलर चेंज कर देता हूं जो देखिए आपको, हाँ, व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट, सारे इंग्रेडिएंट सीमेंट के क्या होते हैं, मेंशन, मतलब जो हम लोगों ने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें मेंशन थे, ठीक है ना, आर इंटरमिक्स्ड, उनको मिक्स किया जाता है, ग्राइंडेड, उनको ग्राइंड किया जाता है, और बर्न्ड बाई है, और बर्न किया जाता है, दे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे मिल जाते हैं, अदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बना लेते हैं, ये इंटरमिक्स होके, ये फ्यूज होके, बर्न होके, ये क्या करते हैं, कुछ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रॉपर्टीज देते हैं, गुण बताते हैं, किस टाइप का सीमेंट हमें मिलेगा, क्या होगा, ये इन सब के गुण बताते हैं हम लोग को। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। तो पहला कैल्शियम, पहला बॉक्स कंपाउंड क्या है हमारा, पहला बॉक्स कंपाउंड क्या है, पहला बॉक्स कंपाउंड है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, आपने लेक्चर में देखा, जहां भी एल्यूमिनियम आ जाता है वहां पे क्या हो जाती है, जल्दबाजी शुरू हो जाती है। वहां क्या चालू हो जाती है, जल्दबाजी चालू हो जाती है, वहां जल्दी जल्दी चीजें होंगी। अगर कोई चीज जल्दी होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। कोई चीज जल्दी होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो वही यहां काम होगा। यहां क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना डलता है, प्रोपोर्शन भी याद रखना है, 4 से 14%, 4 से 14% मिलता है हमें सीमेंट जो बनता है ओपीसी। तो ठीक है ना, तो 4 से 14% मिलता है। असल में इसका फॉर्मूला क्या है, ये है 3CaO Al2O3, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में C3A बोल के पढ़ते हैं। इसका एक और नाम है सलाइड बोलते हैं, सलाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये नाम हम समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या देता है, ये क्या करता है, जल्दबाजी करता है, मैंने बताई थी आपको। ये अंडरगो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होती है, सीमेंट और वाटर की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो सीमेंट और वाटर की रिएक्शन जितनी जल्दी होगी, इसका मतलब उतना जल्दी सीमेंट क्या करेगा, अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा, जल्दी से सेट, कड़क होने की कोशिश करेगा, हार्ड होने की कोशिश करेगा उतना जल्दी। तो यानी हाइड्रेशन रिएक्शन जल्दी हो रही है, विद इन 24 आवर्स के अंदर ही हाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है इस मटेरियल की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से। तो क्या होता है कि हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। ये क्या करता है, फ्लैश सेटिंग दे देता है। फ्लैश सेटिंग क्या होती है, अब कई बच्चे कल नहीं थे कई बच्चे, तो मैं फ्लैश सेटिंग फिर से बताने वाला हूं। फ्लैश सेटिंग बच्चों कुछ नहीं होता है, फ्लैश सेटिंग होती है जो इमीडिएट सेटिंग आई हो, इंस्टेंटेनियस सेटिंग आई, हाल के हाल फ्लैश में सेटिंग आई है, बिल्कुल देखो चुटकी बजाते ही सेटिंग आ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैश सेटिंग हो गई है। फ्लैश सेटिंग होती किस वजह से, ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। ये एल्यूमिना जहां प्रेजेंट होगा उसकी वजह से फ्लैश सेटिंग मिलेगी हमें, एल्यूमिना। बट यहां पे इन फॉर्म ऑफ C3A, किस फॉर्मेट में होगा, C3A के फॉर्मेट में होगा, तब एल्यूमिनिया से क्या होगी, इमीडिएट सेटिंग मिलेगी, फ्लैश सेटिंग मिलेगी हम लोग को। बढ़िया बात है। फ्लैश सेटिंग क्या होती है, ये एक्चुअली रिमूव नहीं की जा सकती है, बट एक होती है फॉल्स सेटिंग, एक होती है फ्लैश सेटिंग, एक होती है फॉल्स सेटिंग। फॉल्स सेटिंग यानी गलत सेटिंग बोल देते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, ये सिग्निफाइड करती है वर्चुअल सेटिंग को। वर्चुअल सेटिंग मतलब, वर्चुअल जिस सेटिंग का मतलब काल्पनिक सेटिंग। देखो काल्पनिक, एक ऐसा लगता है कि सेट हो गया सीमेंट, बट असल में सेट नहीं हुआ होता है सीमेंट। असल में सेट क्या, सीमेंट क्या हुआ होता है, सेट नहीं हुआ होता असल में। तो हम क्या करते हैं, ये होती किस वजह से, ये होती है जिप्सम की वजह से। अब जिप्सम की वजह से कैसे होती है, जिप्सम की वजह से कैसे होती है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये पूरा पढ़ लें, या फिर बताओ पहले जिप्सम की वजह से होती किस वजह से। ये होती जिप्सम की इस तरह से है कि जिप्सम क्या करता है कि शुरुआत में क्या करता है कि जिप्सम के ऊपर इस तरीके से ये C3A है, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ये क्या है, C3A है। C3A के कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, C3A के कंपाउंड्स हैं। C3A कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना।
उसकी वजह से इसको रोका जाता है। अब क्या है, वाटर के भी आसपास कंपाउंड होंगे, तो अगर इन वाटर का रिएक्शन रोकनी है तो इनको मिलने से रोकना होगा। इन वाटर को इनसे मिलने से रोकना होगा। इनसे मिलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं। जिप्सम क्या करता है, एक लेयर बना देता है इनके ऊपर अपनी। ये टेम्परेरी लेयर होती है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को रोकती है, बस एक फॉल्स सेटिंग सी दे देती है, पर वो सेटिंग हुई नहीं होती है। देखो ठीक है ना, ये इस तरीके से लेयर बन जाती है पूरी। ये देखो, ये क्या हुआ, इस तरीके से लेयर बन गई। ये क्या है, लेयर ऑफ जिप्सम। ये लेयर ऑफ जिप्सम है मेरे भाई, ये क्या है, लेयर ऑफ जिप्सम है। पर ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी और फाइनल सेटिंग टाइम को हमारे क्या इंपैक्ट नहीं करेगी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। अभी तो क्या हो रहा है, कल का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से। कल का मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चे क्या थे कल ज्वाइन नहीं हुए थे, तो कल देख नहीं पाए थे, तो उनके लिए भी एक मैं अच्छे से पढ़ा देता हूं, रिदम में ही पढ़ा रहा हूं एक टॉपिक को पूरे, ठीक है ना। कल टाइम था इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, बट मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे, अभी भी ज्वाइन होने का टाइम है आपके पास। तो ये लेयर बन जाती है, तो ये क्या होता है, वाटर से डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाता, तो ये क्या देता है, फॉल सेटिंग दे देगा, ऐसा लगेगा सेट हो गया, बट थोड़ी देर बाद सेट होगा। हम इसको अगर किसी फावड़े से या किसी चीज से इसको फिर से मिलाएंगे तो फिर से मिक्स हो सकता है। तो इसको क्या बोल दिया है, ये फॉल सेटिंग है, ठीक है ना, ड्यू टू दी जिप्सम होती है, ठीक है। यहां तक फॉल सेटिंग और फ्लैश सेटिंग में फर्क समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है ना। और लिखा क्या था इसमें, देखो, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, इन न्यूट्रलाइज करने के लिए इंस्टेंट सेटिंग, हाल की हाल जो सेटिंग मिलती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम इज एडेड इन विच इन इट, ठीक है ना, विच फॉर्म्स आर लेयर, जो कि एक लेयर बना देता है ओवर आ C3A के ऊपर एक लेयर बना देता है, C3A पार्टिकल ऊपर, टू अवॉइड इट इंटरेक्शन विद वाटर, उसका वाटर से इंटरेक्शन ना हो पाए, इसलिए वो क्या बना देता है, कि लेयर बना देता है। देयर बाय डिले दी इनिशियल सेटिंग, इसलिए इनिशियल सेटिंग डिले हो जाती है। ड्यू टू दिस लेयर टेम्परेरी एंड ड्यू टू दिस लेयर इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी लेयर है, एंड ब्रेक आफ्टर सम टाइम, हेंस नॉट अफेक्ट द फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, मैं कल ये बातें आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो जहां पे थे। तो ये क्या करता है, ये फ्लैश सेटिंग देता है, ये 24 आवर्स के अंदर क्या कर देता है, जो C3 है हमारा, वो हाइड्रेशन कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनिया है, जल्दबाजी करेगा, ये जल्दबाजी करेगा, एल्यूमिनिया है भाई, बढ़िया बात है। फिर क्या चलते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये क्या करता है, देखो मैंने बोला कोई जल्दबाजी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, तो क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो वही लिखा है, इट प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन, बढ़िया बात है, ये भी बात समझ में आती है। देयर बाय रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर, पानी इसकी वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वाटर है, जो कि हमने एडिट किया था, किस लिए किया, हाइड्रेशन हो जाए प्रोसेस, पर वो हाइड्रेशन की जगह हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। फिर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक, उसके अंदर दरारें बनने लगती हैं, और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है किसी भी लोड को वियर करने की, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये करता है रिड्यूस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कि विरोध करने की क्षमता को कम करता है, किसके खिलाफ, ये करता है अटैक ऑफ सल्फर के खिलाफ। जब सल्फर का अटैक होगा उससे लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। कैसे करता, कोई भी Ca कंपाउंड है, Ca कंपाउंड मतलब कि C3A हो सकता है, ठीक है, C4AF हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ अगर सल्फर ऐड हो गया तो C ऐसे उसने कंपाउंड बना लिया, ठीक है ना, एग्जांपल बता रहा हूं। तो जो पहले कंपाउंड था उसका वॉल्यूम था V, जो बाद में कंपाउंड बना उसका वॉल्यूम होगा V1। तो क्या हुआ, जो V1 था ना वो बहुत बड़ा था V से, तो यानी कि वॉल्यूम चेंज हो गया।
सल्फर अटैक में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होने लगता है, वॉल्यूम चेंज होने लगा, थैंक यू बेटा, जल्दी से ज्वाइन हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होने लगता है, वॉल्यूम चेंज होने लगा तो उससे क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम चेंज होने लगा तो हमारे, अगर आप बताओ आपने कुछ एरिया में सीमेंट लगाया अपने घर में, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगे तो क्या दरारें नहीं आएंगी, क्या वहां से डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, क्या चीजें टूटे के नहीं गिरेंगी, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा डैमेजेस बढ़ जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं चीजें अगर सल्फर अटैक हो जाए वहां पे। तो इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि C3A जैसा हमारा कंपाउंड है, इसमें मिलाया MgSO4, MgSO4 को मिलाया, इसमें सल्फर है, ये मिलता है वाटर में, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ठीक है ना कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये रिएक्ट करने के बाद C3S4A बनाएगा, एस टाइप का कोई कंपाउंड बनाएगा, जिस पहले वॉल्यूम था V, फिर बाद में वॉल्यूम हो गया V1, ठीक है ना। तो जो V1 है ना वो 227 टाइम्स ज्यादा है V से, मतलब इतना गुना, दुगने से भी ज्यादा गुना, कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, आप ये चीज सोच सकते हो, ये चीज देखो कितना ज्यादा है। हाँ बच्चे जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और लिंक को शेयर करो, ठीक है ना। अभी शुरुआती क्लासेस चल रही हैं बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो इन क्लासेस में अपना बेस बना लो, अच्छे से पढ़ो, लाइव क्लास में जुड़ोगे तो डाउट पूछ पाओगे सब लोग, वरना डाउट पूछने में इतना दिक्कत होगी ना कि कोई भी चीज सर के ऊपर से जाती है फिर, ठीक है ना। इतना बेहतरीन सब्जेक्ट ना, अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं बहुत से, तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ कि अच्छे से बेटा एएस टेक्निक पे जाओ, ज्वाइन हो, वहां पढ़ो, तो ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ो, पढ़ाई करो। देखो पढ़ा तो हम लोग बहुत बेस्ट रहे हैं, बढ़िया, हमसे अच्छा नहीं हो सकता पढ़ाने में, क्योंकि हम लोग बेसिक नॉलेज से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मतलब हम लोग पढ़े हैं वो चीज, ऐसा नहीं किसी को उल्लू बना रहे हैं और जगहों की तरह, ठीक है ना। तो हम लोग उल्लू तो बना नहीं रहे, हर चीज एक डिटेल में, एक चीज आप जाके किताब में भी चेक करोगे ना, कभी खुद से मेहनत करने की कोशिश करोगे तो आपको वो चीज दिखेगी कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना वही हूबहू हमारे कोर्स में, हमारी किताबों में सही लिखा है, एक ऑथेंटिक वे से पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, ऑथेंटिक। आप टीचर से पढ़ो किसी जो एकदम सही चीज पढ़ाए, आपको एक्यूरेट पढ़ाए, सही चीज पढ़ना जरूरी है, ना कि मनोरंजन के साथ 4-5 हंसी की बातें कर रहे हैं वो टीचर और पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा, ठीक है ना। तो पढ़ो उस तरीके से कि जिस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारी इस बॉक्स कंपाउंड के बारे में हर चीज समझ चुके हैं। अब क्या है, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इसका अभी तक तो नुकसान समझ लिए क्या क्या, एक फायदा है इसका फायदा क्या है कि ये क्लोराइड आयंस होते हैं ना, उनको बाइंड करके रखता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से एल्कली जैसा फॉर्मेशन, एल्कलाइन मतलब छाग जैसा फॉर्मेशन होता है। तो क्या बाय इंक्रीजिंग देयर बाय इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट कोरोजन, जो जंग लगती है ना, ये जंग रोधक बना देता है सीमेंट को क्या बना देता है, जंग रोधक बना देता है इस कंपाउंड की वजह से। तो जैसे हम कभी लेंटर यूज करते हैं, आपके घर में कभी भी छत डले होगा, छत पर स्लैब डली होगी, स्लैब डली है छत पर, तो छत में उसमें स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट हुई होगी स्टील बार से। स्टील बार की प्रॉब्लम होती है कि वो आयरन के होते हैं और उसमें कोरोजन का चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। या फिर कभी अंडरग्राउंड पाइप गए हैं तो उसके इर्द गिर्द कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो हम क्या करते हैं, वो कंक्रीटिंग कैसा करेंगे कि जहां पे ये ज्यादा हो, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस बनानी है ना वहां पे हमें चीज। कोरोजन अगर वहां हो गया तो फिर वो पाइप ही खराब हो जाएगा या फिर वो स्टील वार से खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पर कोरोजन के लिए क्या करते हैं कि इस टाइप की कंपोनेंट को बढ़ाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें बनाते हैं हम लोग। अब हर जगह ये बढ़ा देंगे तो फिर भाई कहीं पर सल्फर अटैक भी होने लगेंगे, जहां हमें सल्फर अटैक नहीं चाहिए, उतना ज्यादा मतलब डोमिनेंट नहीं है। सल्फर अटैक अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जगहों पे। तो हम ऐसी जगहों पे क्या इसको बढ़ा करके यूज कर लेंगे, जहां पे कोरोजन होना बहुत दिक्कत वाली बात है, तो वहां पे हम इसको बढ़ा के यूज कर लेंगे। तो ये है, इट इज रेफर्ड एज हार्मफुल इंग्रेडिएंट। इसको कैसे समझा जाता है, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट के लिए, ये समझ लो मोटा मोटा, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है किसके लिए, सीमेंट के लिए। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट है किसके लिए, सीमेंट के लिए। बढ़िया बात है, पहली कंपोनेंट के बारे में पूरी बात समझ में आती है। पहला बॉक्स कंपाउंड समझ में आता है कि क्या है, जल्दबाजी करता है, 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेशन करता है, इसलिए क्या है कि फ्लैश सेटिंग दे रहा है, इसलिए हीट बढ़ा रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्रैक डेवलप हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर रहा है। और क्या करता है, सल्फर अटैक के लिए क्या रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब विरोध को उसके कम करने लगता है हमारे सीमेंट को उसके खिलाफ। और क्या होता है, बाइंडिंग इसका क्या है, क्लोराइड आयन को बाइंड करता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये होता है कि ये रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ये बात समझ में आती है, कोरोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। और इसको कैसे समझा जाता है, इसको ऐसे समझा जाता है कि ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है किसके लिए, हमारे सीमेंट के लिए। बस चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स कंपाउंड पे।
ठीक है ना। यहां तक नेक्स्ट बुक कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसमें क्या क्या है, इसमें एल्यूमिनिया भी है और आयरन भी है, फेराइड है, आयरन है और कैल्शियम तो है ही। कैल्शियम तो लाइम की वजह से आता ही है। तो क्या है, एल्यूमिनिया आ रहा है, फिर से आ रहा है एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया फिर जल्दबाजी करेगा भाई, वो हर बार जल्दबाजी करता है तो इस बार भी जल्दबाजी करेगा। वो जल्दबाजी करते हैं भाई साहब, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, फिर से जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इट ऑल्सो अंडरगो हाइड्रेशन विद इन दी 24 आवर्स। जल्दबाजी करके 24 आवर्स के अंदर ही हाइड्रेशन कर रहे हैं। ये भी जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। इनने भी जल्दबाजी करी, देयर बाय इट इज, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। इनने भी जल्दबाजी करी, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गए फ्लैश सेटिंग के लिए। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, यहां तक बात समझ में आती है। ये भी जल्दबाजी कर दी, ये भी फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एक क्राइटेरिया है रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन होने, कितने जल्दी जल्दी हाइड्रेशन हो रही है, ये कहलाता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या कहलाता है कि हाइड्रेशन के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन है जल योजन होने की दर, जल योजन होने की दर, इसको कहते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। कितना जल्दी जल्दी, कितने दर से, कितनी स्पीड के साथ हाइड्रेशन हो रही है। तो हमें देखने को मिलता है कि हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी किस में हो रही है, C4AF में हो रही है, मतलब कि कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसको C4AF कहते हैं। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 4CaO Al2O3 और Fe2O3। इसको फेलाइड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, लास्ट वाला क्या था, 4 to 14 डल रहा था, ये डल रहा है 10 to 18। ये 10 to 18% मिल रहा है हमें सीमेंट में, ठीक है ना। ये 10 to 18% मिल रहा है हमको। यहां तक बात समझ में आती है। C3A से इसकी क्या है, दोनों में एल्यूमिनियम, पर रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है, C4AF का ज्यादा है, दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा किसका है, C4AF का ज्यादा है, ठीक है। और पढ़ते हैं आगे। इट ऑब्जर्व है वर्स्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टीज अमंगेस्ट दी ऑल दी बोक्स कंपाउंड, मतलब जितने भी बोक्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे, 4 बोक्स कंपाउंड है, 4 बोक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा अगर गंदी कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी, सीमेंटियस मतलब सीमेंट में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि जो सीमेंटियस प्रॉपर्टी आपस में चिपकाने वाली जो प्रॉपर्टी है, बाइंड करने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो सीमेंटियस प्रॉपर्टी कहलाती है। सीमेंटियस प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा गंदी अगर किसी में मिलती है, सबसे ज्यादा कम अगर किसी में मिलती है, ठीक है ना सर, अगर किसी में सबसे कम अगर किसी में मिलती है तो वो है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, मतलब कि C4AF में सबसे ये वर्स्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी रखता है सब में से, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा गंदी सीमेंटिक रखता है, ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, ठीक है ना, सारे के सारे बॉक्स कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, नाम तो बड़ा कंट्रोवर्शियल रखा है, कोई बात नहीं। सर प्लीज फाइंड, क्या फाइंड करूं मैं भाई, कमेंट में कुछ भी लिख देते हो तुम लोग क्या, सर प्लीज फाइंड, क्या फाइंड कर दूं भाई मैं, ठीक है, तुमको ढूंढूं क्या मैं, छुपन छुपाई चल रही है क्या यहाँ पे, ठीक है भाई। यहां पे आ जाओ, यहां पे इट ऑल्सो रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, ये भी क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है किसके खिलाफ, ये भी रेजिस्टेंस कम कर देता है सीमेंट का, किसके खिलाफ, सल्फर अटैक के खिलाफ, अटैक ऑफ सल्फर के, बिल्कुल भाई है उसका छोटा भाई है समझ लो C3A का, क्योंकि एल्यूमिनियम उसमें था, इसमें भी एल्यूमिना है, ये की मां के बच्चे हैं ये दोनों, तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो ये भी क्या कर रहा है, रिड्यूस भी कर दे रहा है किसको, रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है, विरोध कर, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें सल्फर अटैक हुआ तो वो सब्सटेंस के पास इतनी क्षमता होती है कि वो सल्फर अटैक को रोक सकता है, तो सल्फर अटैक को रोक सकता है, तो वो जो क्षमता होती है ना, वो क्षमता क्या होती है, कम कर देता है, ये वो क्षमता होती है कम, कमजोर बना देता है, उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। जैसे आपके अंदर कोरोना हुआ था अभी, तो कहते थे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए उससे लड़ने के लिए, बट कई ऐसी चीजें फैक्टर होती थी, जैसे किसी को डायबिटीज है, तो उसको डायबिटीज है तो उसकी इम्यूनिटी, डायबिटीज क्या है, उसको कम कर देती है उसकी इम्यूनिटी को कोरोना से लड़ने के लिए, तो वही चीज ये है। तो ये क्या है, एक तरीके से कोरोना है, सल्फर अटैक, अटैक ऑफ सल्फर क्या है, कोरोना है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, जो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है ना, ये हम लोग कंपाउंड जो पढ़ रहे थे अभी, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेराइड या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या डायबिटीज हैं, कुछ थायराइड है, ये सब इस टाइप की बीमारियां समझ लो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोरोना से लड़ने की क्षमता को कम कर रहे हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं सल्फर, ये किससे, सल्फर अटैक से लड़ने की क्षमता को रिड्यूस कर दे रहे हैं, ये उसी तरीके का कुछ मामला है।
तो यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, इसकी इम्यूनिटी को कम कर दे रहे हैं, उस सब्सटेंस की लड़ने की क्षमता को कम कर दे रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, चलते हैं आगे। और क्या करते हैं, और बट यहां पे एक रीजन है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, यहां पे सल्फर अटैक में कम हो रहा है, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से ये क्या हो रही है, कम हो रही है। आयरन है इसलिए ये क्षमता कम हो जा रही है। ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना, ये क्या है, एल्यूमिनियम है। पर यहां पे एक चीज गलत बोल गया, सॉरी उसके लिए, कि मैं क्या बोल गया यहां पर, कि यहां पर क्या है कि सेम वही चीज दे रहा है, क्योंकि एल्यूमिना है तो क्या हो रहा है कि सल्फर से लड़ने की क्षमता कम हो जा रही है। बट यहां पे क्या है, साथ में क्या है, यहां पे आयरन भी है। आयरन के होने के कारण ये जो क्षमता कम हो रही है ना, ये किसके मुताबिक कम हो रही है, C3A के। अगर C3A में देखा जाए तो ये बहुत कम हो जाती है, बट C4AF में देखा जाए ये थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहां पे आयरन भी प्रेजेंट है, वो इस चीज को ज्यादा कम नहीं होने देता। ये बात है, ठीक है ना, ये बात सही बात है। ठीक है ना, तो आयरन है इसलिए ये उतनी कम नहीं होती जितनी C3A में कम हो जाती है, यहां पे थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ जाती है। इट डज नॉट इम्पार्ट एनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, ये कोई भी इंजीनियरिंग गुण नहीं देता उसमें, ना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ना कुछ करेगा, ये कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं देगा हमारे सीमेंट को। तो यानी ये सबसे बस्ट कंपाउंड है सीमेंट में। सबसे बस्ट कंपाउंड क्या है, C4AF। ठीक है ना, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड सबसे वर्स्ट कंपाउंड है। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। इस कंपाउंड को एक बार मैं पूरा पढ़ दूं, रिवीजन क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड में क्या पढ़ा हम लोगों ने, सीधा सा सिंपल सा पढ़ा कि ये भी क्या है, एल्यूमिनियम फेराइड है, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या है, भैया है, छोटा भाई है उसका, छोटा भाई है। तो ये भी वही 24 जल्दबाजी कर रहा है, ये भी 24 आवर्स के अंदर हाइड्रेशन दे रहा है। ठीक है ना, फ्लैश सेटिंग दे रहा है। बट इसका क्या है, ये छोटा भाई है तो ये और तेज भाग रहा है, ये और तेज भाग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, C4AF का रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, ये ज्यादा तेज भागता है। ठीक है ना, और क्या है, ये सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखता है। और क्या करता है, ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को, मतलब लड़ने की क्षमता को, यानी उसके विरोध करने की क्षमता को, किसके खिलाफ, सल्फर अटैक के खिलाफ। पर अपने बड़े भाई से कम करता है, अपने बड़े भाई से कम करता है ये काम। ये काम में थोड़ा सा अच्छा है, अपने बड़े भाई से कम करता है उसको लड़ने की क्षमता को कम। ठीक है, बड़ा भाई ज्यादा करता है, क्योंकि यहां ये क्यों कम करता है, क्योंकि इसके साथ साथ इसका क्या है, इसका एक और दोस्त है साथ में जो मिला हुआ है, उसको बोलते हैं आयरन। ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड भी साथ में मिली हुई है, इस वजह से करता है। ये कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं देता। चलते हैं थर्ड वो कंपाउंड पे जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यहां क्या है, यहाँ एल्यूमिनिया नहीं है, यहाँ सिलिका भैया है, यहाँ सिलिका भैया है। हमारे जो सिलिका भैया हैं वो क्या करते हैं, वो आराम वाले इंसान है, वो सेठ इंसान है, वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं और धीमे धीमे पैसा छापते हैं, वो धीमे धीमे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अपनी। वो क्या करते हैं, धीमे धीमे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, धीमे धीमे पैसा छापते हैं। वो मजदूर जल्दबाजी करके नहीं करते, वो धीमे धीमे दिमाग यूज करके करते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। बट अपने अपने बड़े भैया से, अपने जो छोटे भैया हैं इनके C2S, उनसे क्या है, उनसे थोड़ा सा भी उम्र ज्यादा है ना इनकी, उनसे थोड़ा सा क्या है कि उनसे थोड़ा सा क्या है, ये दिमाग ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा जल्दबाजी भी कर देते हैं कभी कभी। तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा स्पीड में भी रहते हैं। बट अपने छोटा भाई इनका है, वो थोड़ा सा और धीमे चलता है, वो और धीमे चलता है। या फिर क्या, तो उसको बड़ा भाई बोल दो। जो इनके बड़े भैया हैं अभी आएंगे C2S, वो बड़े भैया समझ लो, वो बड़े भैया है, इस तरीके से पढ़ा जाता है, वो बड़े भैया हैं इनके, ये छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, तो ये छोटे भाई हैं। छोटे भाई C3S क्या करते हैं, ये सिलिकेट वाले छोटे भाई हैं, छोटे भाई क्या करते हैं C3S, ये क्या करते हैं, अंडरगो हाइड्रेशन विथ इन अ वीक और 2 वीक, या तो 1 वीक में करेंगे या 2 वीक में हाइड्रेशन करेंगे। तो ये 2 वीक या 1 वीक में हाइड्रेशन करेंगे, यानी कि ये क्या दिया था, अर्ली डेवलपमेंट, ये स्ट्रेंथ से मतलब रखेंगे। सिलिका क्या देती है हमको, स्ट्रेंथ देती है। हम लोग कल पढ़ चुके हैं कंपाउंड्स में, डिफरेंट जो कंपाउंड्स पढ़े थे वहां देखा था सिलिका क्या है, लाइम भी हमको क्या दे रहा था, लाइम भी क्या देता था, स्ट्रेंथ देता। यहाँ पे सिलिका स्ट्रेंथ के लिए मेनली फोकस कर रही थी और कुछ नहीं दे रही थी, सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम कर रही। तो यानी कि यहाँ पे सिलिका है। अगर C2S देखा जाए, C3S देखा जाए, ये क्या है, C3S है। नेक्स्ट भैया आएंगे C2S आएंगे, तो C3S है, C2S C3S में से जो C3S है वो क्या देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। C3S क्या देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि 1 वीक में, 1 से 2 वीक में इसकी हाइड्रेशन रिएक्शन खत्म हो रही है।
ये बात समझ में आती है। 102 वीक में इसकी हाइड्रेशन रिएक्शन खत्म हो रही। इट इज ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी। इसकी एक लास्ट वाला था, अभी क्या था लास्ट वाला, C4AF था, इसकी सबसे वर्स्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी थी। बट अगर यहां देखा जाए तो यहां बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी, ये सबसे बढ़िया सीमेंटियस प्रॉपर्टी थे अमॉन्ग दी ऑल बोक्स कंपाउंड। जितने भी बोक्स कंपाउंड आएंगे उनमें से सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी यही देगा, उनमें से सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी क्या देगा, यही देगा। ये बात भी समझ में आती है, ये भी समझ में आती है। और क्या, इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है सीमेंट का, किसके खिलाफ, फ्रॉस्ट एक्शन के खिलाफ। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है, जमना, ठंड और पिघलना। मतलब जैसे कि क्या होता है, कभी कभी वॉइड्स में हम लोग क्या है, किसी ऐसे इलाके में बना रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, ठंडा इलाका होता है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं वॉइड्स आ जाते हैं, बीच बीच में दरारें आ गई तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि पानी भर जाता है। इनके अंदर भी तो वॉइड्स होते हैं, पूरी दीवार बनी है तो उसमें क्या वॉइड्स नहीं, उसमें पानी नहीं भरता, कहीं किसी भी वॉइड्स में पानी भरता है। तो वो जब जमता है तो हम ये जानते हैं कि पानी का जितना वॉल्यूम हमने लिया, अगर उसकी बर्फ बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं बर्फ के कारण। तो क्या करता है ये, अगर इस सीमेंट की बात कर रहे हैं, ये अगर प्रॉपर्टी, ये अगर कंपाउंड उसमें होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, फ्रॉस्ट एक्शन को मना करेगा, मतलब कि जमने नहीं देगा पानी उसके अंदर, या तो ये काम नहीं करने दे, जमने और पिघलने, ये दोनों काम होना बहुत बेकार चीज होती है। पानी अगर उसमें जम रहा है वॉइड्स में, ठीक है ना, ऐसी भाई ठंडा इलाका है वहां तो पानी जम जाता है, तो क्या होता है कि वहां पे ये इसके लिए रेजिस्टेंस ऐसा काम करता है, रेजिस्टेंस का मतलब कि उसके खिलाफ प्रतिरोध करता है कि भाई जमना, ये जमना पिघलने वाला काम नहीं होने देंगे ये, ठीक है ना, जमने वाली क्रिया को कम करता है। बात समझ में आती है। और एक और पॉइंट बढ़ते हैं, इन रियल टर्म्स, ठीक है, इन रियल टर्म्स हीट ऑफ हाइड्रेशन हैज मोर इंपैक्ट ऑन सीमेंट देन C3A। कह रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को अगर हम देखें तो ज्यादा इंपैक्ट, क्या मोर इंपैक्ट हैज बीन, ये ज्यादा इंपैक्ट देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये उसके बाद ज्यादा इंपैक्ट देता है C3A के बाद। C3A से ज्यादा इंपैक्ट करता है सीमेंट को हीट ऑफ हाइड्रेशन के मामले में, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। इसके बाद नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ नोट में लेके आया हूं उसको पढ़ते हैं। जैसे कि अब रिएक्शन होती है इनमें से, इनकी रिएक्शन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, हाइड्रेशन हुई तो कुछ कंपाउंड बना, एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं CSH जेल। हाइड्रेशन होती है तो कोई कंपाउंड बनता है, इन सब सीमेंट से रिएक्शन करने के बाद, CS3 से रिएक्शन करने के बाद या C2S से रिएक्शन करने के बाद उसको बोलते हैं CSH जेल, मतलब कैल्शियम हाइड्रेट जेल, या फिर थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल, या फिर टोबरमोराइड जेल। ये तीन नाम है, ये चार नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है। क्या नेम है, CSH जेल को क्या क्या बोलते हैं, जो कि हाइड्रेशन के बाद निकलता है। हाइड्रेशन मतलब कि पानी के साथ रिएक्शन हुई, किसकी, सीमेंट की पानी के साथ रिएक्शन हुई। आप लोग जोश क्यों नहीं दिखा रहे हो, सीमेंट के साथ पानी की रिएक्शन हुई, तो पानी की रिएक्शन जब सीमेंट के साथ हुई तो क्या निकला, CSH निकला। CSH को क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बोल रहे हैं जेल, और इसको ही क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल, हाइड्राइड जेल बोल रहे हैं, या फिर टोबरमोराइड जेल बोलते हैं, इसी को टोबरमोराइड जेल बोलते हैं। बाइंडिंग प्रॉपर्टी देते हैं, यही जो होता है, यही जो जेल बनाए यही बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा हमको सीमेंट, यही क्या देगा, यही बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा हमको सीमेंट में, ठीक है, ये बात समझ में आती है, यही बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा। CaOH2 मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा, ये एज अ लीचिंग, इसको बोलते हैं लीचिंग हुई, लीचिंग बन के ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में ये है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, मतलब कि वेदरिंग, मतलब जब जैसे बारिश होगी तो कभी ये बाहर आ जाएगा सीमेंट के वॉइड से, तो इस टाइप की हरकतें करता है ये मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेकिंग पोरस, सीमेंट को क्या बना देगा, पोरस बना देगा, छोटे छोटे, और रिएक्ट विथ CaSO4 और सल्फर अटैक कराएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसमें क्या है, सल्फर है ना इसके अंदर, तो इसके साथ रिएक्ट करके सल्फर अटैक भी करा सकता है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है, सल्फर अटैक भी करा सकता है CaSO4 के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ
ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना सकता है, एक सल्फर अटैक भी करा सकता है, क्योंकि सल्फर है इसके अंदर, सल्फर अटैक करा सकता है, ये भी एक कारण है। तो यानी कि ये जो साथ में कंपाउंड बन रहा है इसके, ये बहुत नुकसानदायक है। तो हाउ एवर इट इज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी पीएच। ये पीएच वैल्यू तो जानते होगे आप, बेस और एसिड को बताने के लिए पीएच वैल्यूज बनाई जाती है। जो 7 पीएच होगा वो न्यूट्रल माना जाता है। तो 7 से अगर ज्यादा होगी वैल्यू तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और पीएच अगर 7 से कम होगी तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलने लगते हैं। तो ये पीएच वैल्यू बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। तो यानी कि वो क्या होगा, वो कैसा होगा, एल्कलाइन हो गया। एल्कलाइन हो गया तो उसने टेंडेंसी ऑफ कोरोजन को कम कर दिया, मतलब कि जंग लगने की क्षमता को अब कम करने लगा। ये एक इसका फायदा है, इसका एक ये फायदा है। तो लीचिंग ऑफ CaOH2 इन ओपीसी इज अप्रोक्सीमेट 20 to 30%। अगर ओपीसी सीमेंट में देखा जाए तो ये कितना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 20 to 30% ये बनता है पूरे। अगर बाकी का CSH जेल बन रहा है तो 20 to 30% ये बनेगा साथ में। ये कह रहा है 20 to 30% कितना बनेगा, ये बनेगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बनेगा। ठीक है, ये भी। और चलते हैं अब अपने लास्ट बॉक्स कंपाउंड पर, जिसका नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये बड़ा भैया है C3S का, सिलिकेट में बड़ा भैया है। वो एल्यूमिनेट में 2 भाई चल रहे थे, ये सिलिकेट के 2 भाई चल रहे हैं। ठीक है ना, ये सिलिकेट का क्या है, बड़ा भैया है। ये धीमे धीमे काम करेगा। हाइड्रेशन विथ इन अ ईयर, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेसिव और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। जो फाइनल स्ट्रेंथ आती है, तगड़ी वाली जो स्ट्रेंथ आती है 1 साल के बाद आती है, जो वो कंक्रीट में या फिर किसी स्ट्रक्चर में कौन लेके देता है, वो C2S लेके देता है, जिसको डाई कैल्शियम सिलिकेट बोल रहे हैं, जिसको 2CaO बोल रहे हैं, या फिर जीके बेलाइड भी बोलते हैं जिसको। और जिसमें कितना परसेंटेज चल रहा है, 15 से लेकर 35%। लास्ट वाला कितना डल रहा था, 45 से लेकर 65%। सबसे ज्यादा डल रहा है क्योंकि सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है इसके पास, सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है इसके पास, इसलिए सबसे ज्यादा ये डलता है। सही बात है, ये बात समझ में आती है। ये कितना डला, 15 से 35%। ठीक है, ये बात खत्म होती है यहां पे मेरी। और इसके बाद नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करिए, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड। जो केमिकल और एसिड्स का अटैक होता है ना, ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस को बढ़ाता है सीमेंट में। ये उसके खिलाफ क्या करता है, सीमेंट में रेजिस्टेंस को बढ़ाता है हमारे। ये सीमेंट में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। बढ़िया बात है, ये बात भी समझ में आती है हमको कि उसके खिलाफ सीमेंट में रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ये बात समझ में आती है। इट हैज बीन नोटेड दैट, इसको हम नोट कर सकते हैं। क्या बात नोट कर सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ C2S प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लोअर CA, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये कह रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था ना, ये लाइम एक तरीके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ये क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा था हमारे लिए। क्या दिक्कत कर रहा था, सल्फर अटैक को बढ़ा सकता था ये, क्योंकि ये किससे रिएक्ट कर सकता था, सल्फेट, ये किस कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करके सल्फर अटैक करा सकता था ये, अगर ये बन रहा था तो। पर फायदा भी दे रहा था। पर ये ज्यादा किस में बन रहा था, ये सबसे ज्यादा बन रहा था C3S में, जब C3S की हाइड्रेशन हो रही थी। बट C2S में ये थोड़ा कम बनता है, ये थोड़ा कम बनता है एज कंपेयर टू C3S से। यही लिखा हुआ है इस लाइन में, मैं पढ़ दूं। इट हैज बीन नोटेड दैट हाइड्रेशन ऑफ C2S प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लोअर CaOH2, CaOH2 सबसे कम बनाता है देन C3S से। बढ़िया बात है, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। अब कुछ नोट्स पे चलते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। अभी तक बोक्स कंपाउंड हमारे खत्म हो चुके हैं। बोक्स कंपाउंड क्या है कि खत्म हो चुका है, अब उसके कुछ नोट हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को आपस में कंपेयर करते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं, इनको एक अच्छे से देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द रेट ऑफ सेटिंग। रेट ऑफ सेटिंग अगर हमें पता करनी है किसी सीमेंट की, है रेगुलेट बाय द एडजस्टिंग द प्रोपोर्शंस। ठीक है ना, तो SiO2 मतलब सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, ये इनका एक रेशियो बनना है। इनके रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, अल्टर करेंगे इनके रेशियो को। ये रेशियो है, ये कंसंट्रेशन ये इनका रेशियो दिए गए हैं यहाँ पे। इन रेशियो के, इस रेशियो इसको क्या करेंगे हम, इसको एडजस्ट करेंगे। कितना कैल्शियम, कितना हमने सिलिका डाला, कितना एल्यूमिना डाला, कितना आयरन ऑक्साइड डाला, हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा, इनके यहाँ पे जहां जहां ये लिखे, यहाँ पे इनकी कितना हमने कंपाउंड डाला है, कितना परसेंट, कितना इनका प्रोपोर्शन डाला, वो लिखेंगे। वहां से कुछ ना कुछ क्या रेट ऑफ सेटिंग निकल के आएगा, उसको बोलेंगे रेट ऑफ सेटिंग। किस क्षमता से, किस दर से
सीमेंट हमारा सेट हो रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, द रेट ऑफ सेटिंग इन सीमेंट। ये बात समझ में आती है, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बढ़िया है। अब ये और इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से सुनना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, C3S की होती है सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्यों होती है, क्यों होती है, मैंने बताई है ये बात, बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है इसके पास, इसलिए, और कैल्शियम क्या है 3 है, तो यानी बेस्ट सीमेंटिक प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल सबसे ज्यादा इसके पास है कैल्शियम। और दूसरा देखा जाए, दूसरा आता C2S, इसका बड़ा भाई है, C3S का बड़ा भाई है, C3S का बड़ा भाई है। तुम बेटा पढ़ने नहीं आए हो ना, हैं, तुम सबको हेलो एवरीवन कर रहे हो, चलो ठीक है, ध्यान दो यहां पर। और फिर किसके पास होती है, C3A के पास होती है। और सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी किसके पास थी, C4AF के पास थी सबसे बेस्ट, ठीक है, सीमेंटियस प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट किसके, C4AF के। तो उस ऑर्डर में लगा दिया मैंने कि सबसे बढ़िया बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसके पास है, C3A के पास है, उससे कम किसके पास है, C2S के पास है, उससे कम किसके पास है, C3A के पास है, उससे कम किसके पास है, C4AF के पास है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ये बातें हमें पढ़ के जानी है। और इसके बाद रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, कितने जल्दी जल्दी से जलयोजन हो रहा है, दर क्या है जलयोजन की, ठीक है ना, तो हम वो चीज पे भी ध्यान देंगे। तो क्या है सबसे ज्यादा किसमें, जल्दबाजी लोगों में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये चीज हम देख चुके हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। और C3A के पास उससे कम होता है, ठीक है ना, ये उससे बड़ा भाई है C3A, तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा ना, बड़ा है तो भाई थोड़ा सा उम्र ज्यादा है तो भाग नहीं पा रहा है उतना, पर ये भाग लेता है, छोटा भाई है। तो इसी तरह से ये दो भाई है, इन दो भाई में ये छोटा भाई है तो ये पहले भाग रहा है C3S, और C2S क्या है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, ये थोड़ा सा ज्यादा उम्र है तो और धीमे भाग रहा है। सबसे धीमे क्या है, सबसे धीमा कंपाउंड क्या है, C2S है, सबसे धीमे हाइड्रेशन होती है इसमें, साल भर में हो रही इसमें हाइड्रेशन, इसमें वीक्स में हो रही, पर इन दोनों में 24 आवर्स के अंदर हो जा रही। पर इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो C4AF में सबसे ज्यादा जल्दी होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये बात समझ में आ जाती है अब हम लोग को, यहां पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, सबसे ज्यादा गर्मी कौन पैदा करता है हाइड्रेशन के दौरान, तो सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करता है C3A, सबसे ज्यादा गर्मी इसी को लगती है। फिर आता है C3S, फिर C3S आता है, मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ये दोनों दे रहे हैं, यहां पे कंपेयर भी किया था। और फिर आता है C4AF हाइड्रेशन की, हीट ऑफ हाइड्रेशन के मामले में। और फिर लास्ट में आता है C2S सॉरी, लास्ट में। ये तो हर चीज में धीमा है C2S, बट स्ट्रेंथ धीमा है इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर है, धीमा है इसका मतलब ये नहीं कमजोर है भाई, सबसे तगड़ा स्ट्रेंथ यही देता है, सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ क्या देता है, यही देता है सीमेंट में। ये बात समझ में आ जाती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट, अब वाटर रिक्वायरमेंट भी बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए रिएक्शन के लिए, तो सबसे ज्यादा पानी चाहिए C3S को, क्योंकि स्ट्रेंथ पे काम करेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद चाहिए ज्यादा दिन तक, 1 साल तक पानी चाहिए इसको, इसकी रिएक्शन होती, इसको 1 साल तक चाहिए, बट क्या चाहिए 1 साल तक कैसे चाहिए, बहुत कम कम चाहिए, तो यानी कि सबसे इससे कम चाहिए, C3S से कम चाहिए। और C3A को देख लिया जाए और C4AF को देख लिया, 24 घंटे में हो जाती है, लगभग बराबर चाहिए इन दोनों में पानी, लगभग क्या चाहिए, बराबर चाहिए। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो सब लोग, पता है ना शाम 4 बजे होती है क्लास, तो सब लेट क्यों ज्वाइन होते हो। मैं तो देखो कितना आज बिजी था कि कोचिंग की टी-शर्ट भी पहन के नहीं आ पाया, बट मैं क्लास लेने आया आप लोग के लिए। मैं अगर इतना वो हो रहा हूं आपको, आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्लास में ज्वाइन क्यों नहीं होते टाइम पर। मुझे ये लगता है कि टीचर इतनी, मतलब कि टीचर कहाँ से आ रहा है, मेरे घर तो ना पास में, घर तो बहुत दूर है यहाँ से, पर मैं आज बिजी था, फिर भी कोचिंग चाहता तो नहीं आ सकता, पर आप लोगों के लिए जो मैंने टाइमिंग दिया है उस टाइम पे आने के लिए मैं कितनी मुश्किलों से किसी भी तरीके से होकर आता हूँ आपके पास पढ़ाने, बस आपको, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग भाई आज का दिन बर्बाद ना हो जाए आपका। आज का टाइम दिया है आपको तो आप पढ़ें आज, तो आप उस टाइम पे क्यों ज्वाइन नहीं होते, मुझे ये लगता है सबसे, मुझे इस बात का बहुत वो रहता है कि भाई बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे इस बार। क्या कोई प्रॉब्लम है, टाइमिंग इशू है तो बता सकते हो आप लोग कि सर इस टाइम पे इशू है। अगर ज्यादा वोटिंग, देखो भारत में रह रहे हैं, तो भारत में रह रहे हैं तो क्या है कि भारत में लोकतंत्र है, तो हम लोग चाहें तो आप चाहो तो वोटिंग करा सकते हैं टाइमिंग को लेकर, कि बच्चे जितने, अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि ये टाइमिंग सही नहीं है सर, सुटेबल नहीं लग रहा हम लोग को इस टाइम में पढ़ना,
तो ज्यादा अगर बच्चों की वोटिंग होगी तो टाइमिंग, दूसरा टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये टाइमिंग सुटेबल लग रहा है तब भी आप नहीं आ रहे हो तो इसमें आपकी मक्कारी है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते वो चीज, ठीक है ना। आपको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, आपको ये लगता है कि बाद में रिकॉर्डेड चीजें हो जाएंगी। हाँ है, ये क्या लिखा, सन की रावण, भाई नाम क्या रखे हो अपना, सन की रावण। हेलो हेलो कर रहा है बार बार भाई ये। हाँ हेलो बेटा, सही है, ठीक है ना। तो लास्ट वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट किसमें होगा ये भी मैंने बता दिया आप लोग को अभी। इनमें से, इसमें से किसी, इस पेज में से या फिर इससे पहले से जो मैंने पढ़ाया, किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। इससे और इससे पहले से कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी बात समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। आई एम रेडी टू गिव यू दैट आंसर। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, चलिए समझते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन बाय डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड। यहां पे क्या है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन बताई गई है और ये क्या बताई गई है, ये वाटर रिक्वायरमेंट बताई है, डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड। इसके बेसिस पर ही मैंने ये बात बोली थी। बट अब मैं डेटा भी दे देता हूं ताकि उस बात को मैं अपनी रख सकूं कि मैंने ये बात जो बोली है कि ये इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, या इसका कम, इसका और कम होता है। तो ये बात मैंने किस बेसिस पे बोली है, ये मैंने कहीं ना कहीं से डेटा देखा होगा ना, कहीं से डेटा देखा होगा ना। तो डेटा देखा है तो वो उसी डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूं। जैसे कि अगर हम C3A को देख लें, C3A को देख लें, 3 दिन की अगर स्ट्रेंथ देखें तो 3 दिन में क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रही 210, और 90 दिन में देखें तो हाइड्रेशन कितनी हो गई 310। मतलब सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A दे रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A दे रहा है। उससे कम कौन दे रहा है, उससे कम कौन दे रहा है, ये तो 100 दे रहा है, ये 105 दे रहा है 90 दिन पर, C3S। तो हमने क्या डाला है, C3S को डाला है दूसरे नंबर पे। ये बात समझ में आई, हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली। और फिर देखो आप, फिर उससे कम कौन दे रहा है, 100 ये दे रहा, 40 ये दे रहा। तो इसी हिसाब से फिर हमने क्या डाला, C4AF को यहां डाला, C2S को यहां डाला, हीट ऑफ हाइड्रेशन की। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन की देखी जाए, इन दोनों की लगभग 20-20 से समान है, और 24% बाई वेट ऑफ सीमेंट, जितना वेट लोगे उसका 24% अगर हम पानी डाल रहे हैं, उसका 24% पानी डाल रहे हैं। किसमें, किसकी वजह से डालना है, C3S की वजह से डालना है उसका 24%। 21% बाई वेट ऑफ सीमेंट, मतलब कि सीमेंट का वेट जितना लेंगे उसका 20% हम पानी डाल रहे हैं उसमें, ये मतलब है इसका 21%। तो ये है, तो सबसे ज्यादा किसका है, C3S का है, उसके कम C2S का है, फिर इन दोनों का लगभग बराबर है। तो वही चीज मैंने लिखी, C3S C2S और C3A और C4AF को मैंने क्या बोला है, लगभग बराबर है इन दोनों का, ठीक है ना। ये बात समझ में आती होगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग इस बात पर कि कैसे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी में किस तरीके से फाइंड करेंगे टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को, उसको देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, इसको पढ़ सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को। कैसे निकाल सकते हैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन को, ऐसे निकाल सकते हैं, एच क्या है, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल दी मैंने। ए क्या है, ABC, जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड, उनके प्रोपोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन डाला, 0.1% डाला, 1% डाला, 2% डाला, कितना डाला, प्रोपोर्शन क्या है इसका। तो वो हम यहां लिखेंगे इन सबके प्रोपोर्शन, हर बॉक्स कंपाउंड के, और ये क्रम वाइज है हर बॉक्स कंपाउंड के। और ये क्या है, ये बॉक्स कंपाउंड है, उनका क्या है, उनका हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रिस्पेक्टेड, ये ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऊष्मा का जल योग। ये लिखना चाहिए था, संबंधित बोक्स कंपाउंड की जल योजन की ऊष्मा, ये लिख देता हूं, संबंधित स्पेलिंग भी गलत रखी है इन्होंने तो, बोक्स कंपाउंड
के जलयोजन की जलयोजन की ऊष्मा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऊपर वाला थोड़ा लैंग्वेज हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया हिंदी में। बच्चे जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं ना, उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से हिंदी में भी लिख दिया। ऊपर वाला थोड़ा गलत था, ठीक है ना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। जो टाइपिंग कर रहे हैं वो भी तो आखिरकार नॉन टेक्निकल है, वो टेक्निकल बंदे नहीं होते। तो क्या होता है कि उतना ज्यादा ये टाइपिंग में एरर हो जाती है, छोटी मोटी चीजें, तो कोई क्या पता किसी और ब्रांच के बच्चे हैं टाइपिंग करने वाले, तो उतना नहीं समझ पाते। इसलिए ये मैंने लिख दिया है सही तरीके से कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रिस्पेक्टेड बोक्स कंपाउंड, मतलब क्या, संबंधित बोक्स कंपाउंड के जल योजन की ऊष्मा ये दी गई है। ए बी सी ये जो भी दिया गया है, हम अगर इसको C3A मान रहे हैं तो C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखेंगे, C3A का बोक्स ए प्रोपोर्शन लिख देंगे, और C4AF का अगर यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू डालेंगे तो इसका बोक्स उसकी प्रोपोर्शन डाल देंगे। तो यहाँ पे C2S के अगर बोक्स कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन डाल देंगे। यहाँ पे C3S के अगर बोक्स कंपाउंड का यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखेंगे तो C3S के यहाँ पे प्रोपोर्शन डाल देंगे। इन सबको सॉल्व कर देंगे तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन आ जाएगी हमारी, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे आ जाएगी हमारी। ये बात समझ में आ जाती है। और नीचे एक और लाइन लिखी है बहुत बढ़िया, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी एट द एज ऑफ 7 डेज, 7 दिन में अगर देखी जाए हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी, ओपीसी की, तो ये मिलती है 89 to 90, ठीक है ना, 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम मिलती है। ये पीछे भी सारी वैल्यू कैलोरी पर ग्राम पे निकाली गई हैं, ये भी मैं बता दूं, तो मिलती है। और अगर 28 डेज पे देखी जाए तो 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। 90 to हीट को कैसे नापेंगे, कैलोरी से तो नापेंगे, कैलोरी पर ग्राम पे नापेंगे, इतनी कैलोरी पर ग्राम हीट निकलती है। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन को मानते हैं, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन को इस तरीके से मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या, टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, कितना पानी रिक्वायर्ड होगा हाइड्रेशन के लिए, ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, जो WXYZ है ये क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट है रिस्पेक्टेड बोक्स कंपाउंड। जैसे कि ये था ना वाटर रिक्वायरमेंट रिस्पेक्टेड बोक्स कंपाउंड, यही जो वैल्यू है इनको यहां लिखेंगे। और ABCD का मतलब मैंने बता दिया, प्रोपोर्शन कितना है, कितना प्रोपोर्शन, 1% है, 2% है, कितना है, 50% है कि 40% है। ये जो प्रोपोर्शन लिखे हुए थे ना, ये प्रोपोर्शन लिखे हुए थे, 15 से 35% ये डल रहा है। इनमें से कोई भी प्रोपोर्शन हम उठाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कि टोटल कितना पानी लगेगा हमको क्या हाइड्रेशन की प्रोसेस करने में पूरे सीमेंट में, ये पता चल जाएगा यहां से। तो अब ये बात समझ में आ गई है कि इनसे किस तरीके से हम निकालते हैं टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दी डिफरेंट बोक्स कंपाउंड। ये बात समझ में आई है आपको? समझ में आई है तो एक बार लाइक बटन दबा दो ना मेरे भाई, मुझे भी तो समझ में आए कि आपको समझ में आई है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हाँ आगे बढ़िए, समझ में आ गया। रिस्पॉन्स भी तो करना होता है सामने से। आगे बढ़ू, बताइए जल्दी कि आज सिर्फ यहीं तक करना है आपको। चलिए आगे करते हैं। आपसे बोल दूंगा यहीं तक करना है तो यहीं तक बोल दोगे आप, खत्म। आप लोग के हिसाब से थोड़ा ना चलना है, सिलेबस भी तो कराना है। बहुत से बच्चे का अभी दिसंबर में एग्जाम है बच्चों के, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमेंट में। ये चीज बहुत पूछा जाता है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है हमारी जब हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, उसमें पानी लगता है ना, पानी की जरूरत होती है, तो कितना पानी लगता है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ये कितना, एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाता है, लगाया गया है कि इतना पानी इन चीजों में लगता है, वो मैं बताने वाला हूं। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 23% वाटर जो होता है ना, वो क्या रखता है, वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में यूज होता है। सिर्फ 23% होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में यूज। बाकी का जो 15% कहां होता है, अबाउट कम से कम 15% जो पानी होता है, परसेंट किसके रिस्पेक्ट में, परसेंट ऑफ बाई वेट ऑफ
जितना सीमेंट ले रहा है उसका 23% ही हाइड्रेशन में यूज हो रहा है, और उसका 15% कहां यूज हो रहा है, उसका 15% हो रहा है रिक्वायर्ड टू फिल दी जेल पोर्स। जेल पोर्स होते हैं, इनमें जेल जिसमें भरा होता है, जेल, इनसे जेल बनता है, और फॉर प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन जेल शुड नॉट बी सैचुरेटेड एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर दी। क्या बोला गया है कि जब हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होती है तो ये जेल पोर्स जो होते हैं, जो जेल, जिनमें जेल भरा होना चाहिए, जो जेल के पोर्सेस हैं, इनमें क्या होना चाहिए, जेल भरा होना चाहिए। तो ये जो जेल के पोर्सेस है ना, ये जब हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, हाइड्रेशन प्रोसेस तभी होगी, पहले ये जेल के पोर्सेस भर जाएंगे सारे, और इन जेल पोर्स का जो पानी है ना वो यूज नहीं होगा हाइड्रेशन में, ये बात बोली है। तो मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ये 15% पानी तो पहले यूज होगा ही, पहले जेल पोर्स भरने में यूज होगा 15% पानी, और फिर जो 23% ऑफ बाई वेट है पानी, वो क्या यूज होगा, वो हाइड्रेशन में यूज होगा। मतलब हमें टोटल कितना पानी डालना होगा, टोटल इन दोनों को ऐड कर दे तो 38% पानी लगेगा पूरा हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए। अगर हम देखें तो 38% पूरा पानी लग रहा है हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए, अगर हम पूरा पूरा मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन करें। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि 15% तो बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई, वो पोर्स भर रहा है, जेल पोर्स भर रहा है, जो जेल वाटर फिर यूज भी नहीं हो रहा हाइड्रेशन में, और हाइड्रेशन इसके बाद ही हो रही, पहले 15% पानी इन जेल पोर्स में भर जा रहा है जा करके। अगर ये भरा मिलेगा तो सिर्फ 23%, पर ये जेल पोर्स में ही तो पानी भरा है, हमारे द्वारा ही भरा गया है ना, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं और लिखते हैं 23 प्लस 15%, यानी 38% टोटल पानी यूज हो रहा है हमारा, ये वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दी हाइड्रेशन। यहां तक ये बात खत्म होती है मेरी। और देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर क्या क्या है सीमेंट में, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर मिलते हैं हमें सीमेंट के अंदर, ये भी देखते हैं इसके बाद। यहाँ इसमें कोई किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर चलते हैं आगे और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये वाटर एडेड इन सीमेंट ऑक्यूपाइज एनी वन ऑफ द थ्री फॉर्म, इनमें से कोई भी तीन फॉर्म ले सकता है। देखो जेल वाटर मैंने भी बताया, जेल वाटर मैंने भी बताया आपको। पहले शुरुआत से देखते हैं कंबाइंड वाटर, संयुक्त वाटर है 23%। इट इज द वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन, मतलब एंड इज नॉन इवेपोरेबल। ये क्या होगा, इससे हाइड्रेशन होगी। अगर ये धूप में भी रखा होगा ना हमारा सीमेंट, जैसे कंक्रीट लगा धूप में ही रहता है मोस्टली टाइम, तो ये पानी कभी इवेपोरेट नहीं होगा कंबाइंड वाटर, ये वाटर कभी क्या होगा, इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है ना, ये हाइड्रेशन प्रोसेस में यूज हो रहा कंबाइंड वाटर। ये केमिकली कंबाइंड है किससे, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन से, जो हाइड्रेशन से बाद जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे क्या है, उनसे केमिकली कंबाइंड है। इट, और जेल वाटर की बात करें, इट इज द वाटर विच इज एब्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ सीमेंट नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। ये क्या है, हाइड्रेशन नहीं होगी इससे, ये एब्सॉर्ब हो जाता, जो सरफेस होती ना, जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते छोटे छोटे, उनकी सरफेस में ही एब्सॉर्ब हो जाता है, जेल वाटर बन जाता है, उसके जेल पोर्स में भर जाता है जाकर। ये मैंने बताया कि ये हाइड्रेशन में यूज होता नहीं है, ये 15%, तो 35 और 15 38% हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन के लिए पानी डालते हैं। एक लास्ट है कैपिलरी वाटर। अब कंक्रीट है, एक कैपिलरिटी, इनके बीच में कैपिलरी पोर्स रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, कैपिलरी पोर्स या वॉइड में, उसमें उसमें क्या रहता है, पानी फिल हो जाता है, वो एक्स्ट्रा वाटर रहता है, तो वो पानी फिल हो जाता है कभी, जैसे कि, पर ये पानी क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। ये पानी क्या हो जाता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है जब गर्मी होती है। तो इसी वाटर के लिए हम क्या करते हैं, तराई करते हैं या क्यूरिंग करते हैं, हमें कैपिलरी वाटर उसमें बनाना होता है, और यही आगे की फ्यूचर की हाइड्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है ना, यही आगे की फ्यूचर की हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करता है, ये कैपिलरी वाटर क्या करता है, हेल्प करता है हमको। यहां तक बात अगर समझ में आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो कि सर ये बात समझ में आ चुकी है, हमें टाइप ऑफ वाटर में समझ चुका हूं। अगर हाइड्रेशन यहां पे समझ में आ गई है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप, सर ये बात समझ में आ गई है, अब आगे बढ़िए, आगे वाला समझाइए। तो फिर चलते हैं, आगे ही चलते हैं।
ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज और समझ लेते हैं सीमेंट की, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज और समझ लेते हैं सीमेंट की। क्या है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज सीमेंट की, क्या है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी सीमेंट की? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सीमेंट की? है वो होती है 3.15। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की। ये क्या है? सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम वेट ऑफ सॉलिड उठाएं सीमेंट का अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उठाएं सीमेंट का, इसको किससे डिवाइड कर दें? यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ होल सीमेंट उठाया हम लोगों ने, सीमेंट का वेट उठाया और फिर वॉल्यूम ऑफ होल सीमेंट लिया, इसको क्या किया? 1/γw किया, ठीक है ना। इसको 1/γw किया, वॉइड्स उसके हट गए, पूरा पूरा होल जो सीमेंट था उसके हिसाब से हमने मास निकाल लिया। पूरा सीमेंट की अगर बात करें, पूरे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.5 है। ये सॉइल में मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से बच्चों को, कि भाई एक होती है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और एक होती है पूरे मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूरे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.5 है। और उसके अगर एक सॉलिड पार्टिकल उठा लिया जाए सीमेंट का, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.15 है। और अगर देखा जाए मास ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक अब तो 20 किलो के भी बैग आते हैं, बट एक जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 50 केजी का बैग। 50 केजी का एक बैग बनता है सीमेंट का, उसको एक बैग में माना जाता है। और वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ सीमेंट कितना है? 34.2 लीटर। तो लीटर के फॉर्म में लिखा गया 34.2 लीटर, ये क्या है? उसका वॉल्यूम है। और साइज ऑफ सीमेंट बैग क्या है? साइज ऑफ सीमेंट बैग है 3.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.1 मीटर, ये वॉल्यूम, ये साइज उसका। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, इसको रिमेंबर रख लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी का अब हम लोग कल करते हैं, आज के लिए यहीं तक इतना ही क्लास रखते हैं। कल से हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या है। कल नहीं देखेंगे, एक्चुअली नेक्स्ट वेडनेसडे से देखेंगे। अब आज की क्लास 3 दिन हो चुके हैं, इसी तरह से नेक्स्ट वेडनेसडे फिर स्टार्ट होगी, वेडनेसडे चलेगी, फिर थर्सडे चलेगी, फ्राइडे चलेगी। ये 3 दिन चला करेगी, ये 3 दिन करके हम क्लास को चलाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी 6 बजे से हाइड्रोलिक्स की, तो उसमें आप सभी को ज्वाइन करना है बढ़िया तरीके से और पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। और जितना हो सके अपने जूनियर्स को बता दो कि सर बेटा अभी से पढ़ने लगो, वरना आगे चल के दिक्कत होगी। तो इसलिए अभी से पढ़ने के लिए एएस टेक्निक के ऐप को इंस्टॉल कर लो, और एएस टेक्निक के ऐप पर जाकर आप कोर्सेज खरीद सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मुझसे जुड़ सकते हो, वरना और किसी आप ब्रांच से हो तो और किसी ब्रांच के टीचर को आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो। तो कोर्स लेने के लिए आपको सिंपली एक काम करना है, 7860, देखो नंबर मैं ही लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज ऐड करके लिख देता हूँ, 7860111134, ठीक है ना। और दूसरा है 7310111134। इन दो में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, कोर्स वोर्स लेने के लिए। तो आप इन पर कॉल करो, और कोर्स लोगे तो फायदा है ये कि आपको नोट्स भी मिलेंगे वहां पर, और वहां पर आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे तो आप सिर्फ लाइव ही देख पाओगे मुझको, तो वहां पे क्या है, रिकॉर्डेड देख सकते हो। जैसे अब कभी आपकी क्लास कोई मिस हो गई, तो कॉन्सेप्ट उसमें से कोई मिस ना हो जाए, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो जाके आप ऐप पर देख सकते हो, ठीक है ना। बेटा बहुत लेट हो गया तुमको, गुड इवनिंग पर नेक्स्ट क्लास में मिलो मुझसे, वहां पे बातें करते हैं बढ़िया। और वहां पे आज पढ़ेंगे, आज एक नया चैप्टर, एक नया, कहते हैं ना कि हाइड्रोलिक्स में मैं एक हिस्सा खत्म कर चुका हूं, स्टैटिक वाला पोर्शन खत्म हो चुका है हाइड्रोलिक्स में। अब काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन पे आ गए हम लोग। तो आज से काइनेमेटिक्स का स्टार्ट है हमारे हाइड्रोलिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स का स्टार्ट है। तो सभी बच्चे उसमें जरूर जुड़ना, एक बार आना, उसमें देखना किस तरीके से, ठीक है ना। तो वहां जाके हम बात करते हैं, वो क्लास मेरी शाम 6 बजे से आज ही, तो वहां पे जाके सभी लोग ज्वाइन हो, वहां पे हम सब लोग बात करेंगे बढ़िया लास्ट में। और ठीक है, अभी इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।
सभी को जय हिंद, जय भारत।